नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेक्चर 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शासन, नगरपालिका, नगर योजना, भवन और नालियों के बारे में। हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शासन कैसा था, वहाँ की नगरपालिका कैसी थी, नगर योजना क्या थी, वहाँ के भवन कैसे थे और वहाँ की नालियाँ कैसी थी। देखिए, ये जो है एक कहानी की तरह है, आप इसको सुन लीजिए, बाकी इसमें समझने लायक कोई चीज़ है नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शासन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का। हंटर महोदय का मत है, हंटर एक इतिहासकार है, इनका मत है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। कैसा था? जनतंत्रात्मक शासन था। सत्ता किसी एक राजा के हाथ में केंद्रित नहीं थी, वरन जनता के प्रतिनिधियों में अधिष्ठित थी मतलब बटी हुई थी, यानी जनता के प्रतिनिधियों में बटी हुई थी। जैसे आज सत्ता या शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद या विधायक होते हैं, उनके हाथों में शक्तियाँ बटी होती हैं। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। केंद्रीय शासन की ओर से अनेक पदाधिकारी भिन्न भिन्न नगरों में शासन करते थे। नगरों में रात्रि के समय पुलिस के गश्तों की योजना रही होगी। अनेक सड़कों के कोनों पर भी एक एक भवन के ध्वंसावशेष मिले हैं। कदाचित यह पुलिस के नाके थे। मतलब सोचिए उस समय क्या क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि ऐसी शासन प्रणाली वहाँ पर थी जो राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक थी, यानी लोकतंत्र था। और यहाँ पर देखिए, ये पुलिस के गश्तों की योजना भी रही होगी, यानी कि रात में पुलिस गश्त लगाती थी ताकि चोर या फिर जो गुंडे बदमाश हैं वो किसी को परेशान न कर पाएँ। तो इसकी व्यवस्था थी। नगरों में रात्रि के समय पुलिस गश्त लगाती थी। और ऐसी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि हमें कुछ ध्वंसावशेष मिले हैं जो सड़कों के किनारे भवन पाए गए हैं, उनके ध्वंसावशेष मिले हैं। और इससे हम ये कह सकते हैं कि ये पुलिस के नाके होंगे। नाके मतलब जहाँ पुलिस चौकी आप कह सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस शासन की व्यवस्था भी थी। अब यहाँ पर बात करते हैं नगर पालिका की। तो नगर पालिका का काम क्या होता है उसको देख लीजिए। नालियों को संरक्षित और साफ रखने, स्थान स्थान पर कूड़ा एकत्र करने के लिए मिट्टी के बने हुए घड़ों को रखने, उस संग्रहित कूड़े को नगर के बाहर फेंकवाने, सड़कों, पुलों, नहरों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण और जीर्णोद्धार करने, व्यक्तिगत भवनों के आकार, प्रकार और खिड़कियों तथा नालियों आदि की दिशा पर नियंत्रण रखने, श्रम, मूल्य, लाभ, माप, तौल आदि सार्वजनिक विषयों को नियमानुकूल रखने के लिए प्रत्येक नगर में न्यायपालिका के समान कोई संस्था भी रही होगी, ऐसा माना जाता है। देखिए, इतिहास में कोई देखने नहीं जाता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। हमें जो भी साक्ष्य मिलते हैं, जो भी पुरातात्विक वस्तुएं मिलती हैं, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं। तो अब हमें ये नहीं पता है एकदम कन्फर्म कि नगर पालिका थी वहाँ पर, बट जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे हमें जो साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं, उसी के आधार पर हम लोग कहते हैं कि हाँ ये व्यवस्था वहाँ पर रही होगी। तो अब ये चूँकि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर न्यायपालिका के समान, यहाँ नगर पालिका होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर नगर पालिका के समान कोई ऐसी संस्था रही होगी जो इन सारे कामों को करती रही होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं नगर योजना की। नगर कैसे बने हुए थे, नगरों का बसाव कैसा था, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये नगर बसे हुए हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। सिंधु प्रदेश मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। यहाँ के
जो नगर थे प्रायः बड़े बड़े थे और इन बड़े बड़े नगरों का निर्माण एक निश्चित व्यवस्था के आधार पर हुआ था। इस योजना की आधार पीठ का नगर की प्रमुख सड़कें थीं। यह पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। ये देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर सड़कें जाती थीं। इस प्रकार प्रत्येक नगर इनके द्वारा शतरंज के खानों की भांति कई खंडों में विभक्त था। देखिए, शतरंज के खानों की तरह बटे हुए हैं चौकोर। इन खंडों में निश्चित योजना के आधार पर भवनों का निर्माण होता था। सड़कें प्रायः सीधी होती थीं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई आगे बढ़ती थीं। मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला यहाँ का एक राजपथ मिला है जो कि 10 मीटर चौड़ा था। यह सारी सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, फिर भी इनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। स्थान स्थान पर कूड़ा करकट एकत्र करने की व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे मिट्टी के पात्र रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो की सड़कों के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने हुए मिले हैं। संभवतः दुकानदार इन पर बैठकर अपनी वस्तुओं को बेचा करते थे। कहीं कहीं सड़कों के किनारे भोजनालय के ध्वंसावशेष मिले हैं। तो ये देखिए नगर कैसा था, अब इसको समझ लीजिए। वैसे आप समझ गए होंगे क्योंकि ये कहानी की तरह है। तो नगरों में सबसे पहले सड़कों की बात करता है कि भाई सड़कें पूरब से पश्चिम बनी हुई थी और उत्तर से दक्षिण बनी हुई थी, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे हुए थे। सड़कों और जो सड़कें थी वो कच्चे मिट्टी की बनी होती थी, लेकिन उस पर धूल नहीं रहती थी, यानी सफाई उसकी रेगुलर होती रहती थी। और फिर कहा गया है कि कहीं कहीं सड़कों के किनारे चबूतरे बने हुए, चबूतरे, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर दुकानें लगती होंगी और कुछ लोग वहाँ पर अपने वस्तुओं को बेचते रहे होंगे। और भोजनालय के भी साक्ष्य मिले हैं सड़कों के किनारे। जैसे ढाबे नहीं होते हैं आजकल, तो ऐसे भी साक्ष्य मिले कि वहाँ सड़कों के किनारे हो सकता है खाने पीने की कोई दुकान रही हो, होटल रहा हो, भोजनालय रहा हो। इसका भी ध्वंसावशेष मिला है। तो ये तो नगर योजना हो गई, आप यहाँ पर इसको सही से देख सकते हैं। अब हम लोग भवन की बात करते हैं। उत्खनन में छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के ध्वंसावशेष मिले हैं। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे। ये बस आपको पढ़ लेना है, यहाँ प्रायः होगा, प हटा दीजिए। प्रायः समस्त भवनों का निर्माण नींव डालकर होता था। नींव मतलब बुनियाद डालकर होता था। यह नींवें प्रायः कच्ची अथवा टूटी फूटी ईंटों से भरी जाती थी। सीलन और बाढ़ से रक्षा के लिए कभी कभी मकान ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। तो सीलन और बाढ़ से रक्षा के लिए मकान किस पर बनाए थे? चबूतरे पर। यानी पहले एक ऐसे चबूतरा बना दिया जाता था, फिर उस पर मकान बनाया जाता था ताकि बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी घर में प्रवेश ना कर पाए। तो ऐसी व्यवस्था की जाती थी। मकानों को चबूतरों पर बनाया जाता था। मकान की दीवार कभी धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों की, कभी आग में तपाई हुई पकी ईंटों की और कभी कभी पुराने मकानों से निकाली हुई पुरानी ईंटों से बनाई जाती थी। लोथल और रंगपुर में प्राय कच्चे ईंटों के मकान बने थे। तो ये भी ध्यान रखना, लोथल और रंगपुर में जो मकान बने हैं वो कच्चे ईंटों के बने हुए थे। 2 मंजिला मकानों की नींवें अधिक गहरी होती थी और उनकी पहली मंजिल की दीवारें अधिक चौड़ी होती थी, जिससे कि वह अपने ऊपर का भार सुगमतापूर्वक उठा लें। अब जो 2 मंजिला घर बनते थे तो उनकी जो बुनियाद होती थी वो ज़्यादा गहरी होती थी, अधिक गहरी होती थी। और जो नीचे वाली मंजिल है यानी पहली मंजिल जो है उसकी दीवारें बहुत मोटी होती थी, चौड़ी होती थी, ताकि उसके ऊपर जब 2 मंजिला बनाया जाए तो उसके भार को झेल सके या उठा सके। ईंटों की चिनाई करने में मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। चिनाई मतलब जब ईंटों को जोड़ा जाता था तो उनको चिपकाने के लिए मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। मैके महोदय के अनुसार दीवारों पर प्लास्टर करने की प्रथा भी थी।
तो आप यहाँ पर देखिए, सोचिए कि उस समय क्या होता था हमारे देश में, कितनी ज़्यादा विकसित वो सभ्यता थी। प्लास्टर तक होते थे, या प्लास्टर बहुधा मिट्टी का होता था, परंतु कभी कभी जिप्सम का भी होता था। मकानों की फर्शें और छतें कभी मिट्टी की, कभी कच्ची ईंटों की, कभी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। छतों के ऊपर का पानी निकालने के लिए मिट्टी अथवा लकड़ी के परनाले बनाए जाते थे। परनाले का मतलब एक पाइप जैसे आपकी छत में लगा होता है, जिससे बरसात का पानी निकल जाता है, तो वैसे उसी को परनाले बोलते हैं। सामान्यतः सिंधु प्रदेश के प्रत्येक अच्छे घर में क्या क्या होता था, देखिए, एक आंगन होता था, पाकशाला, पाकशाला मतलब जहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता था, किचन आप कह सकते हैं। स्नानागार यानी कि बाथरूम होता था नहाने के लिए। शौचगृह यानी कि लैट्रिन, शौचालय होता था। और कुएं की व्यवस्था रहती थी। प्रायः आंगन के किसी कोने में पाकशाला बना ली जाती थी, यानी आंगन के ही किसी कोने में किचन होता था। भोजन लकड़ी से जलने वाली अंगीठियों, चूल्हा तथा भट्ठियों में बनता था। स्नानागार प्रायः मकान के उस भाग में बनाए जाते थे जो सड़क अथवा गली के निकटतम हो, जिससे कि नालियों और परनालों के द्वारा दूषित पानी सरलतापूर्वक सड़क की नालियों तक पहुंचाया जा सके। तो जो बाथरूम होता था वो सड़क या गली के किनारे बनाए जाते थे ताकि पानी आराम से निकल जाए। स्नानागारों की फर्शें पक्की ईंटों से पटी होती थी। यह पटान इतनी अच्छी होती थी कि ईंटों के बीच में कहीं भी दरार नहीं होती थी। जो स्नानागार होता है, जहाँ पर स्त्रियां या नहाते थे, जो भी वहाँ के लोग थे, तो उसका जो फर्श होता है वो बहुत ही शानदार तरीके से पटा होता था पत्थरों के द्वारा, यानी कि पक्की पत्थरों के द्वारा उनको ऐसे पाट दिया जाता था, और दरारें तक भी नहीं दिखती थी। इतनी अच्छी पटान की जाती थी कि दरारें नहीं दिखती थी। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी तकनीक थी। प्रत्येक घर में कुआं होता था। ईंटों की सुदृढ़ चिनाई के लिए प्रसिद्ध होता था, यानी जो कुआं होता था उसकी चिनाई भी अच्छे से की जाती थी। पानी रस्सी की सहायता से निकाला जाता था। अधिकांश दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न होकर गलियों की ओर होते थे। भवनों के अधिकांश द्वारों पर मेहराबों का प्रयोग नहीं मिलता है, उन पर लकड़ी का पटाव ही अधिक दिखाई देता है। मैं समझा रहा हूँ अभी। द्वारों में लकड़ी की चौखट तथा लकड़ी के ही किवाड़ों का प्रयोग होता था। मकानों में स्तंभों का प्रयोग प्राय नहीं होता था। गोल स्तंभों का तो पूर्ण अभाव है। अब वहाँ होता क्या था कि जो घर, मान लीजिए ये सड़क है और ये घर बने हुए हैं, तो घरों के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, इधर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। घरों के जो दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे। अब इसका कारण शायद ये रहा होगा कि सड़कों पर चूँकि एक्सीडेंट वगैरह होने के चांस रहते हैं, तो पीछे के दरवाजे से लोग आते जाते थे। और ये भी था कि चूँकि गाड़ियाँ चलती रहती थी, जो भी उसमें साधन रहे होंगे, बैलगाड़ी या जो भी कुछ भी रहे होंगे, घोड़ा गाड़ी, तो मिट्टी वगैरह उड़ती हैं तो घरों में आते हैं, इसलिए इन लोगों ने दिमाग लगाया होगा और घर के दरवाजे पीछे की ओर किए होंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ये घर है तो ये गली से आते थे, ऐसे पीछे से आए फिर गली के द्वारा मुख्य सड़क पर आते थे। तो कभी कभी या चोर या डकैत जो भी होते थे, अगर सामने दरवाज़ा रहेगा तो इसको आराम से तोड़ देंगे और सामान लेकर तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन अगर पीछे दरवाज़ा रहेगा तो पीछे उनको जाने में समय लगेगा और वहाँ से आने में समय लगेगा, तो उतना जल्दी वो चोरी करके भाग नहीं सकते थे। तो बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। अब कौन सा कारण एग्जैक्ट था ये कंफर्म नहीं है, ये सब अनुमान लगाए जाते हैं, ये सब अनुमान है बस, कि ऐसा रहा होगा तो ऐसा रहा होगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि भवनों के अधिकांश द्वारों पर मेहराबों का प्रयोग नहीं मिलता। मेहराब मतलब जो भवन होते हैं,
मान लीजिए ये घर है, ये मान लीजिए घर है, तो इसका जो द्वार है उस पर इस तरह के दरवाजे नहीं पाए जाते हैं, यानी द्वार इस तरह के नहीं होते, इसे कहते हैं मेहराब। ये जो गोल टाइप का होता है इसे, इसको मेहराब बोलते हैं। इस टाइप के नहीं होते थे। फिर किस टाइप के होते थे? वहाँ जो होते थे वो इस टाइप के होते थे, लकड़ी के बने होते थे, चौकोर। देखिए लिखा, उन पर लकड़ी का पटाव अधिक दिखाई देता है। द्वारों में यानी जो दरवाजे हैं उनमें लकड़ी की चौखट तथा लकड़ी के ही किवाड़ों का प्रयोग किया जाता था। मकानों में स्तंभों का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है। गोल स्तंभों का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं मिलता है, यानी गोल स्तंभ कहीं भी नहीं पाए गए हैं। चौकोर स्तंभ कहीं कहीं पाए भी गए हैं, बिम जिसे आप कहते हैं चौकोर वाले, लेकिन गोल कहीं नहीं पाए गए हैं। अब हम लोग नालियों की बात कर लेते हैं कि वहाँ की नालियाँ कैसी थी। तो सिंधु प्रदेश के सभी नगर प्रायः अपनी नालियों की सुव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रायः प्रत्येक सड़क और गली प्रायः सड़क और गली दोनों को पक्की नालियाँ बनाई गई थी। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, आई थिंक ये होना चाहिए कि सड़क और गली के दोनों ओर होना ये चाहिए कि प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की नालियाँ बनाई गई थी। यहाँ जहाँ को लिखा है यहाँ और होना चाहिए। दोनों ओर पक्की नालियाँ बनाई गई थी। चौड़ी नालियों की पटान के लिए कहीं कहीं बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया था, यानी वो नालियाँ ढकी हुई थी, बड़े बड़े पत्थरों से उनको पाट दिया गया था, ढक दिया गया था, आप कह सकते हैं। नालियों की जुड़ाई और कहीं कहीं ये तो हो गया। हाँ, नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने और जिप्सम का प्रयोग मिलता है, यानी कि नालियों में जो ईंट लगे थे, जो पत्थर लगे थे, उनको जोड़ने के लिए मिट्टी, चूने और जिप्सम का प्रयोग किया गया था। मकानों की नालियाँ सड़क की नालियों से मिल जाती थीं और इसी प्रकार नगर की छोटी छोटी नालियाँ बड़ी तथा प्रमुख नालियों में मिल जाती थीं। कहीं कहीं नालियों के बीच में गड्ढे बना दिए जाते थे। इनमें कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नालियों का प्रवाह, यहाँ प्रवाह होगा, प्रवाह अबाध रहता था। अब इसका क्या मतलब है कि गड्ढे क्यों बनाए जाते थे? देखिए, मान लीजिए ये नाली है तो ऐसे बीच में गड्ढा बना दिया जाता था। ये मान लीजिए गड्ढा बना दिया गया, तो अब यहाँ से जो भी बहेगा पानी, जो भी पानी बहेगा तो उसके साथ में जो कूड़े करकट रहेंगे वो उसी में गिर जाएंगे और पानी ऊपर से निकल जाएगा, तो नाली साफ करने में आसानी होती थी। इस सुयोजना के द्वारा घरों, गलियों और सड़कों का गंदा पानी नगर के बाहर निकाल दिया जाता था। सिंधु प्रदेश को सड़कों और गलियों की ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं शताब्दी तक पेरिस और लंदन के प्रसिद्ध नगरों में भी नहीं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो व्यवस्था थी इतनी अच्छी 18वीं शताब्दी में पेरिस और लंदन के नगरों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो ये मैंने आज आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की शासन कैसा था, वहाँ की नगर योजना और नगर पालिका कैसी थी, भवन कैसे थे, नालियाँ कैसी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहीं कहीं मिस्टेक है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं, मैंने बता दिया है।